औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। I hope I am loud and clear and screen is also visible. So last time we finished ISA 560 subsequent events और आज हमने उसके करने हैं माजी में आए हुए सवालों को देखना है, माजी में आए पर्चों को देखना है और हमने ये एनालाइज करना है कि आई कैप कहाँ से और कैसे सवाल पूछ रहा है और हमें उसको कैसे आंसर करना चाहिए। तो आप सब लोग तैयार हैं 560 के पास्ट पेपर्स की तरफ बढ़े, शुरू करें। ओके देन लेट्स डू इट। आइए इसको किनारे पे लगा के आते हैं, इसकी ऐसे की तैसी। ले जनाब, सबसे जो पुराना सवाल इसका है उसको स्टार्ट करते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ आते चले जाएंगे। 560 ये रहा पहला सवाल। आइजा 560, आइजा 560 पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। 8 नंबरों के लिए डिस्क्राइब द प्रोसीजर्स विच ऑल्टर शुड अडॉप्ट इन द अबव सर्कमस्टांस। वो कह रहा है कि ऊपर वाले सर्कमस्टांस के अंदर देख के बताइए कि ऑल्टर को क्या प्रोसीजर लगाना चाहिए 8 नंबरों के लिए। जफर टेक्सटाइल्स लिमिटेड की जो मैनेजमेंट है वो अवेयर हुई है एक एरर से और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इशू के बाद उनको ये पता चला। अच्छा, आप लोगों ने पहले ये देखना है कि आप किस फेज में खड़े हुए हैं, किस टाइमलाइन में खड़े हुए हैं। ये कौन सा फेज है? फेज 1 है, फेज 2 या फेज 3 है? शाबाश, शाबाश माइस, वेरी गुड। आप फेज 2 में खड़े हुए हैं। मैंने सही देखा ना, आपने 2 लिखा है। वेरी गुड, छा गए। कीप इट अप, कीप द स्पिरिट। फाइनेंशियल इशू हो चुकी हैं मेरे भाई, इशू हो चुकी हैं, तीर कमान से निकल चुका है। तो हम फेज 3 में खड़े हुए हैं, हम ऑडिटिंग फेज 3 में खड़े हुए हैं। ये है फेज 3 का क्वेश्चन, फेज 3 का क्वेश्चन। अच्छा, कंपनी से पूछा गया भाई क्या करना चाहते हो, उन्होंने कहा सर हम अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, हम रेक्टिफाई करने को तैयार हैं। और आपको अप्रोच किया है कि अब आप हमें नई रिपोर्ट बना के दें रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो ये तो उसने सुनाई ऊपर कहानी, सवाल में वो पूछ रहा है रट्टा कि बताइए आप फेज 3 में खड़े में तो आप कौन से प्रोसीजर्स लगाएंगे अगर मैनेजमेंट मान गई है तो अगर मैनेजमेंट मान जाए तो मुझे क्या क्या प्रोसेस करना चाहिए, जरा बताना पसंद करेंगे शरीफ लोगों? अगर मैनेजमेंट मेरी मान जाए तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? ये सारी डिस्कशन हुआ जो हमने कल की थी। हमने कल फेज 3 से कहानी को उठाया था और फेज 3 को ही कल एक्सप्लेन किया था।
एग्जैक्टली कल का आखिरी पैराग्राफ आएगा। सवाल रटा है, सवाल में उसने मांगे हैं प्रोसीजर्स, तो आप रट्टे के अंदाज में वो सारी बातें करेंगे, ऊपर बस उसको लिंक करके दिखा देंगे कि भाई हमें इस केस में ये वाले स्टेप्स करने चाहिए, और वो स्टेप्स उठा के लिखते चले जाए। सवाल आसान है या मुश्किल? 8 नंबरों के लिए। इसको मैं इजी क्लासिफाई कर दूं? इजी है, इजी पीजी, इजी क्वेश्चन, कोई मसला नहीं। आगे देखते हैं क्या हालात वाकयात हैं। 5 नंबर के लिए रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं ताकि सवाल को अंडरस्टैंड करने में मजा आए। एक्सप्लेन करनी है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लें जी, एंड द ऑडिट प्रोसीजर्स, ओके, एंड द एक्शंस, ओके, दैट शुड बी कैरिड आउट। लें जी, 5 नंबर के लिए उसने 3 बातें पूछ ली हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूछ ली है, प्रोसीजर्स भी पूछ लिए हैं, और एक्शन भी पूछ लिया। 3 बातें करेंगे 3 हेडिंग्स के साथ। पहले आप बताएंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी हेडिंग देंगे, वो बताएंगे। फिर आप बताएंगे प्रोसीजर्स क्या लगेंगे, और फिर आप एक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे एक अलग हेडिंग के साथ, ताकि एग्जामिनर को पता चले आपने खिचड़ी नहीं बना दी, आपने एक एक पॉइंट को इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस दी है, इंडिविजुअली सॉल्व किया। अगेन कुछ पॉइंट्स प्रेजेंटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज वन ऑफ देम। क्लियर? अब सवाल देखते हैं। फील्ड वर्क फॉर द ऑडिट ऑफ पीच टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड हैज बीन कंप्लीटेड। लें जी, फील्ड वर्क मेरा पूरा हो गया, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट आर ड्यू टू बी साइंड नेक्स्ट वीक। यहां तक मुझे बताइए मैं किस फेज में खड़ा हूं। फेस आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप सवाल में कलाबाजियां खा रहे होंगे। तो मुझे इन 2 लाइंस को देख के बताइए कि हम किधर खड़े हुए हैं। फेज फर्स्ट 1 में है, है। फेज 2 है, या फेज 3 है? फाइनेंशियल्स वन में है। कंप्लीट हो गई हैं और ऑडिट रिपोर्ट ने अभी साइन होना है। हम फेज 1 में खड़े हैं। दिस इज फेज 1। 1 में है बट वेरी क्लोज टू फेज 2। ड्यूरिंग द कंक्लूडिंग मीटिंग, आखिरी मीटिंग चल रही थी क्लाइंट के साथ, ऑडिटर वाज इन्फॉर्म्ड, उसको पता चला कि आग लग गई है, और आग की वजह से जो मिल का वेयर हाउस है उसमें पड़ा रॉ कपड़ा वो जल चुका है, डिस्ट्रॉय हो गया। 60% डिस्ट्रक्शन हो गई है। About 60% of the destroyed clothes was purchased after the reporting date। वो कह रहा है कि 60% कपड़ा वो है जो कि मैंने रिपोर्टिंग डेट के बाद खरीदा हुआ है। तहम उनके पास एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी है जो कि 80% ऑफ लॉस को कवर कर रही है। पहला सवाल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इज दिस एन एक्टिव फेज और इज दिस अ पैसिव फेज? पहले तो मुझे ये चीज बताइए, आप किस फेज में खड़े हैं और आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हम खड़े हैं एक्टिव फेज में, तो क्या क्या सब्सिक्वेंट इवेंट्स को देखना मेरा काम है या नहीं? है सर। है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझे समझ आ रही है। अच्छा, प्रोसीजर्स में क्या क्या लगा सकता हूँ? क्या क्या प्रोसीजर्स यहाँ पे लग सकते हैं? सोचिए, क्या क्या बातें मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। सवाल को अंडरस्टैंड करें। वो कह रहा है कि 60% कपड़ा रिपोर्टिंग डेट के बाद वाला है। सर इंक्वायरी करेंगे ना सर, किस तरह लगी है। इंक्वायरी करेंगे आग कैसे लगी है, पहली बात तो ये आ गई। फिर वो जो कह रहे हैं कि 60% कपड़ा रिपोर्टिंग डेट के बाद खरीदा है, वो इनवॉइस चेक कर लेंगे। उनसे कहेंगे कि भाई हमें इनवॉइसेस दिखाएं
जिसमें ये मेंशन है कि इसमें से 60% कपड़ा वो है जो कि आपने बाद में खरीदा है। अच्छा, एंटिटी ने कहा है कि वो लॉस कवर कर सकते हैं इंश्योरेंस के साथ। तो इंश्योरेंस पॉलिसीज, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स देख लेंगे कि क्या वाकई में वो सच भी बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। और क्या चेक करेंगे, और क्या देखेंगे हम लोग? तो पहली बात तो ये है कि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल तो है। ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल कि अब वो देखे इस इवेंट को। क्यों? क्योंकि अभी तक रिपोर्ट उसके हाथ में है, रिपोर्ट साइन नहीं हुई और उसका एक्टिव फेस चल रहा है। अच्छा मुझे बताइए, आग लग जाना क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? सवाल में हमने ये भी आइडेंटिफाई करना होता है। फायर लग गई है वेयर हाउस में, क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है मेरे लिए या ये नॉन सर नॉन एडजस्टिंग? एडजस्टिंग हो जाएगा। ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। ये इवेंट है नॉन एडजस्टिंग वाला, यानी कि इसकी कोई कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं करती थी रिपोर्टिंग डेट के ऊपर कि आग एकदम से लग जाएगी, भड़क जाएगी। तो पहले तो मैं ये असेस करूंगा कि भाई तुम लोगों ने इसको कैसे डील करना है, तुम लोगों ने इसको कैसे डील करना है। मैनेजमेंट के साथ जाके बात करूंगा, देखूंगा कि क्या इसको मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डालना है या नहीं है, और मैनेजमेंट इसके साथ क्या करना चाहती है, मैनेजमेंट की नीयत क्या है। और डेफिनेटली एक ऐसा इशू है जो कि उस टाइम पे आया है जब रिपोर्ट मेरे हाथ में है और फाइनेंशियल्स इससे हैविली इम्पैक्ट होंगे। तो हम मैनेजमेंट से क्या कहेंगे कि ईयर एंड के बाद हो रहा है, इसको एडजस्ट करो या इसको डिस्क्लोज करो। इसकी एडजस्टमेंट आनी चाहिए डिस्क्लोज या सर। इसका डिस्क्लोजर आना चाहिए? पहले हमें ये पॉइंट भी यहाँ डिस्क्लोज। पे क्लियर होना चाहिए। इसका डिस्क्लोजर आना चाहिए। IS 10 काम आ रहा है आस्ता आस्ता, इसीलिए कहा था वो लेक्चर लाजमी ले लेना, IS 10 वाला। अच्छा जी, उसको मैंने डिस्क्लोज करना है। अगर एंटिटी डिस्क्लोज नहीं करती तो मैं 705 में जाऊंगा या 706 में जाऊंगा? अब मैं बात करूं एक्शंस की। अगर वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, 705 में या 706 में? 705 में सर। मैं जाऊंगा 705 में। 705 में जाके मैं क्या देखूंगा, मिस स्टेटमेंट या लिमिटेशन? मिस स्टेटमेंट या लिमिटेशन? डिस्क्लोजर कहाँ पे आता है? मिस स्टेटमेंट। डिस्क्लोजर कहाँ पे आता है? मिस स्टेटमेंट के अंदर। क्या मुझे कोई बेंचमार्क दिया है जिससे मैं ये जज करूं कि ये मटेरियल है या परवेसिव है? क्या सवाल कोई मुझे बेंचमार्क दे रहा है? क्या सवाल ने मुझे कोई और इंफॉर्मेशन दी है जिससे मुझे आइडिया हो कि ये मटेरियल लेवल है या परवेसिव लेवल है? तो क्या मैं यहाँ पे सियासी आंसर दूंगा या बस उसको मटेरियल कह के क्वालिफाइड कर दूं? सियासी जवाब दूं या एक जवाब दूं? डिप्लोमेटिक। मैं कहूंगा भाई मटेरियल अगर हुआ तो क्वालिफाई कर देना, परवेसिव अगर हुआ तो हम जाएंगे टुवर्ड्स, सॉरी हम जाएंगे टुवर्ड्स एडवर्स, हम जाएंगे टुवर्ड्स एडवर्स। क्लियर होगी सर ये बात? टेक्सटाइल सर। सर ये टेक्सटाइल मिल है तो सर इसमें प्रवेशी भी नहीं आएगा, सारे कपड़े जा रहे हैं। देखो इस तरह तो फिर गोइंग कंसर्न भी डाउट पे है। इस तरह तो मैं गोइंग कंसर्न का इशू भी रेज कर सकता हूँ कि भाई कपड़े जो है वो रॉक रो जल गया है, अब कंपनी क्या बनाएगी और क्या बेचेगी। और अगर आप गौर करो तो उसने नीचे इंश्योरेंस की बात भी की हुई है, यानी कि उन्होंने वर्किंग की है रिकवरी की। तो जहां पे मैं खुद डाउट में अगर आ जाऊं तो बेटर है कि मैं सियासी जवाब की तरफ जाऊं, क्योंकि आपके उस सियासी जवाब के अंदर भी जो जवाब आप खुद देना चाह रहे हो परवेसिव का, वो तो आ ही रहा है। मगर मुझे एग्जामिनर को ये भी बताना होता है कि भाई
अगर हम लोग डेड श्योर नहीं है तो हम एक डिप्लोमेटिक आंसर दे सकते हैं, और वो खुश होता है इस तरह के जवाब से कि बच्चे को दोनों एस्पेक्ट्स क्लियर हैं। क्योंकि सवाल में किसी भी किस्म का बेंचमार्क नहीं है। बेंचमार्क क्या होता है? बेंचमार्क होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बेंचमार्क होता है नेट एसेट्स। हम इससे कंपैरिजन करके देखते हैं एक परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके कि क्या ये उस लेवल को क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा। चूंकि इस तरह के फैक्टर्स नहीं दिए हुए सवाल में, तो हम इसको सेफ साइड रह के खेलेंगे और डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे होंगे। तो जहां भी इफ एंड बट हो, हमेशा डिप्लोमेसी की तरफ चले जाना, साथ ही एग्जामिनर भी खुश और आप भी खुश। आइए ऊपर चलते हैं और देखते हैं मजीद सवालों को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमसे? अच्छा जी, कोई सिनेरियो नहीं है, 10 नंबर के लिए शायद रट्टा ही पूछ रहा है। लिस्ट डाउन करें प्रोसीजर्स दैट मे बी परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट ऑल इवेंट्स अकरिंग बिटवीन the date of financial statement and the date of audit report that requires adjustment या disclosure are identified and appropriately reflected। ले जी, between the date of financial statements and the date of auditor's report किस फेज की बात कर रहा है? फेज आइडेंटिफिकेशन इज मस्ट। किस फेज की 1 बात सर। कर रहा है? ये फेज 1 है, ये फेज 1 है, और ये रटा है, और रटे वाले पॉइंट्स किताब में गिवन है। क्लियर हो गया? अगेन इजी सवाल है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है सवाल में। आगे आते हैं, पहले ऊपर देखते हैं ऑटम 13 को। वो कह रहा है ब्रीफली डिस्क्राइब करें रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू सब्सिक्वेंट इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। क्या सवाल सेम नहीं आ गया? नीचे पूछ रहा है वही सवाल 10 नंबर के लिए, ऊपर वही सवाल पूछ रहा है 3 नंबरों के लिए। है ना जुल्म? जुल्म कर रहा है? नहीं कर रहा। जरा पार्ट बी देखते हैं। सेम सवाल 5 नंबर के लिए उसने रिपीट कर दिया। ऊपर उसने पूछा बताएं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, नीचे उसने पूछा प्रोसीजर्स बता दें 5। तो क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9 दे आर सेम एज 9। यहां मैं लिखूंगा सेम एज 7। क्लियर? तो 9 और 7 दोनों सेम सवाल है, एक 10 नंबरों के लिए तो दूसरा 8 नंबरों के लिए। क्लियर होगी बात? आगे चले। और दोनों केसेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मेरी? एक्टिव वाली। चलो जी, एक स्टेप आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बातें कर रहा है। वो कहता है 12 नंबर के लिए आपने एक्शंस बताने हैं। ले जी, एक लाइन में बल्कि आधी लाइन में सवाल करके वो निकल गया। यू वर द एंगेजमेंट पार्टनर, आपको पार्टनर बना दिया बीएल का, जिसको ऑडिट कर रहे हैं। 30 सितंबर ईयर एंड है। A few days after the issuance of audited financial statements, रुको और बताओ फेज कौन सा? A few days after the 3 issuance सर। of financial statements, फेज 3 पे खड़े हैं, फेज 3 पे खड़े हैं। Job senior has informed you that a long outstanding suit for recovery of 140 million has been decided in favor of BL। कंपनी को अब वो पैसे मिलने हैं और पैसे मिल भी गए, अमाउंट हैज बीन रिकवर्ड। पहले ये 140 मिलियन कहां पर आ रहे होंगे फाइनेंशियल में? सोच के बताइए। ईयर एंड तक तो ये रिकवर नहीं थे, तो पहले ये कहां पे शो हो रहे होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर? रिसीवेबल में होंगे। लॉन्ग आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है। तो कहां पे आएंगे? लायबिलिटी में। लाइबिलिटी में? क्या हो गया है? सर हमारा ये रिसीवेबल ही होगा। आपका रिसीवेबल तो लाइबिलिटी क्यों बना दी है? अल्लाह के बंदे जरा सा परेशान किया, परेशान हो भी के साथ। क्या कर अहमद भाई, चाहते क्या हो? वॉइस में आपकी बता दिया था आपको ये आपकी सेट फे,
आपकी फेवर में आया। जी जी सर। द प्रॉफिट बिफोर, अब देखो, अब उसने मुझे बेंचमार्क दिया, द प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन इज 178 मिलियन, और जो डेट है, अच्छा वो नीचे कुछ और भी कह रहा है, जो डेट है वो मैंने फुली प्रोवाइड किया हुआ है, यानी कि उसने बैड डेट रिकॉर्ड किया हुआ है। ओहो, रिसीवेबल नहीं है गाइस, उसने बैड डेट रिकॉर्ड किया हुआ है, फुल प्रोविजन डाल दी हुई है, उसने पूरी की पूरी अमाउंट बतौर प्रोविजन ऐड की हुई है। और अब आपके हक में फैसला आ गया, अब आपको पैसे मिलने वाले हैं, और वो आपसे पूछ रहा है क्या क्या एक्शंस लेंगे। ओके, कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप डिस्कस करेंगे जाके मैनेजमेंट से, ऐसे ही होगा। सबसे पहले क्या करोगे, डिस्कशन, या मैं छोटे छोटे करके साइड पे लिख रहा हूँ। आप डिस्कशन करोगे मैनेजमेंट के साथ कि बताएं जी ये इशू है और आप इसके साथ कैसे डील करना चाहते हैं। उनसे पूछेंगे कि हाउ डू यू इंक्वायर, तुम क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो। अगर मैनेजमेंट चाहती है कि भाई अमेंड कर दें, अगर मैनेजमेंट चाहती है कि अमेंड कर दें, वो अमेंडमेंट के लिए तैयार है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम मजीद काम करेंगे, क्योंकि हमने रिपोर्ट तो दे दी हुई है 30 सितंबर तक की, और पैसे मिल रहे हैं कुछ दिनों के बाद। तो वो जो गैप है ईयर एंड में और जब तक मुझे पैसे नहीं मिल रहे, उस टाइम तक मुझे मजीद काम करना पड़ेगा, मुझे भी काम करना पड़ेगा और मैनेजमेंट को भी काम करना पड़ेगा। फिर मुझे उनके काम को रिव्यू भी करना है, उनके काम को चेक भी करना है, और मुझे न्यू ऑडिट रिपोर्ट भी इशू करनी है, मुझे नई रिपोर्ट भी देनी है। तो अगर आप गौर करें ना, तो जो हमने कल एंड के ऊपर फ्लो चार्ट बनाया था ना, वही चीज मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूँ। मुझे अब नई रिपोर्ट देनी है या अमेंडेड रिपोर्ट देनी है। अच्छा, अगर मैं अमेंडेड रिपोर्ट दूंगा, अगर मैं अमेंड कर दूंगा उसी रिपोर्ट को, तो मैं क्या चीज चेंज कर रहा हूँ, जरा सोच के बताते हैं। एक रिपोर्ट मैंने पहले दे दी, अब अगर मुझे उसी रिपोर्ट को अमेंड करके दोबारा से इशू करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, कितनी तरह की चेंजेस आएंगी उस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। सर ईएमपी ऐड होएगा या अदर मैटर पैराग्राफ? दोनों ऐड होंगे, एम्फोसिस भी ऐड होगा, क्योंकि मुझे बताना है कि ए यूजर, उसकी तरफ जाके दोबारा से देख लेना, तुम्हारे काम की बात करने लगा हूं। तो एम्फोसिस भी आएगा प्लस अदर मैटर भी आएगा। क्यों? क्योंकि पहले मैं रिपोर्ट इशू कर चुका हूं, अब मैं उसके बदले वही रिपोर्ट दोबारा से इशू कर रहा हूं। तो मुझे यूजर्स को बताना है कि भाई इस तरह की अगर तुम्हारे पास कोई पहले रिपोर्ट आई है, तुमने पहली रिपोर्ट पढ़ी है, तो उसको इग्नोर कर देना, ये उसके बाद आने वाली वैलिड रिपोर्ट है। तो अदर मैटर डाल के मुझे ये बात लाजमी उन तक पहुंचानी है कि अगर तुमने इस कंपनी की इस ईयर एंड के ऊपर इससे पहले कोई और रिपोर्ट देखी है, तो वो अपने दिमाग से निकाल दो, ये बाद में आने वाली वैलिड रिपोर्ट है। अच्छा, कुछ और भी चेंज करना है मुझे, एक चीज मुझे लग रहा है और भी चेंज होगी अगर मैं उसी रिपोर्ट को अमेंड कर रहा हूं तो। सर डेट सर। डेट, डुअल डेटिंग की तरफ भी जाएंगे, मैं यहाँ पे डुअल डेटिंग की तरफ भी जा रहा हूँ। तो 12 नंबर है, वो बेसिकली क्या कर रहा है, सब कुछ वो पूरा फ्लो चार्ट आपसे लिखवा रहा है, वो पूरा फ्लो चार्ट आपसे लिखवा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, ये बात हमने क्लास में डिस्कस नहीं की थी, यहाँ पे कर लेते हैं। मैनेजमेंट ने ये कहा है कि सर हम विलिंग है आप नई रिपोर्ट इशू कर दें, और हम पुरानी रिपोर्ट मार्केट से उठा लेंगे, हम ये इंश्योर करेंगे कि पुरानी रिपोर्ट मार्केट में अवेलेबल ना हो, हम नोटिफाई कर देंगे, आवाम को बता देंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते, अगर वो ये काम नहीं करते, या करते हैं तो बेदिली से करते हैं, प्रॉपरली नहीं करते, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। दो तरह की रिपोर्ट्स अब मार्केट में आएंगी, एक पुरानी वाली, एक नई वाली। और मैनेजमेंट ने पुरानी रिपोर्ट के साथ कुछ अच्छा नहीं किया, मार्केट से जल्दी जल्दी विड्रॉ नहीं करवाया, या आवाम तक नोटिफाई नहीं कर पाई प्रॉपर्ली, तो मुझे क्या करना चाहिए।
लीगल एक्शन सर लेंगे फिर। लीगल एक्शंस की तरफ जाएंगे, एग्जैक्टली फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स लीगल एक्शंस की तरफ। तो 12 नंबर के लिए पूरी कहानी लिखवाना चाह रहा है आपसे, पूरी कहानी। सर जी सर इसमें हम बताएंगे सर प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन बढ़ जाएगा और बैड डेट फिर हम मतलब एसोसिएट की बातें करेंगे इसमें। देखो, वो हम बात उस वक्त करते हैं जब हमारी रिपोर्ट पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा होता है। क्या मेरी रिपोर्ट पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है? ये रिकवरी मेरे हक में हुई है या मेरे खिलाफ हुई है? नहीं सर रिकवरी से पहले तो मतलब प्रॉफिट कम हुआ ना, अब तो बढ़ जाएगा। नहीं, प्रॉफिट कम हो गया था, प्रॉफिट कम हो चुका था, वहां तक मसला नहीं है, वहां तक तो सब कुछ साफ जा रहा था। ये तो अचानक से हमारे हक में फैसला आ गया और हमें पैसे मिल गए। अब उसके बाद फाइनेंशियल्स पे क्या इम्पैक्ट आया वो हमें गिवन नहीं है, हमें सिर्फ दो फिगर्स दी हुई है। फिगर्स कौन सी हैं? अमाउंट जो रिकवर हुई है और पिछला प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो ना चाहते हुए मुझे इन दोनों फिगर्स को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इनकी गहराई में उतर गया तो मैं अकाउंटिंग शुरू कर दूंगा, ऑडिट से बाहर आ जाऊंगा। ये काम नहीं करना। बच्चे ये गलतियां अक्सर करते हैं कि वो अकाउंटिंग के अंदर चले जाते हैं और ऑडिट छोड़ बिल्कुल ही फारिग कर देते हैं। तो ये काम नहीं करना। अच्छा कि आपने सवाल पूछ लिया, क्योंकि सर पहली जी, बात तो ये है कि ये हमारे हक में फैसला है। जी सर जी ये जो हम ये पूरा स्टैंडर्ड तकरीबन लिखना होता है, इसको के साथ मर्ज करके लिखना होता है। मर्ज करेंगे, लास्ट में बात हम मर्ज करेंगे। अप्रोप्रिएट हेडिंग्स बना के लिखेंगे कि भाई पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। जैसे यहाँ भी नहीं बनाई थी हमने 3 हेडिंग्स नीचे, जो हम अभी बना कर आ रहे हैं सवाल में, कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं, मैं क्या क्या लगाऊंगा प्रोसीजर्स, और इम्पैक्ट क्या आएगा रिपोर्ट के ऊपर। तो ये 3 हेडिंग्स तो मस्ट है। ओके हो गया सर। डन, चले आगे। चलो जी, सवाल वैसे देखा जाए तो आसान है अगर आप एक दफा हाथ से लिख के करें तो। जी क्वेश्चन नंबर 6 नीचे चला गया 2 नंबरों के लिए। बताएं रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। कौन सा फेज है ये? रिपोर्टिंग पीरियड का एंड हो रहा है और ऑडिट रिपोर्ट तक। फेज 1, फेज 2, फेज 3? फेस 1। ये फेज 1 है, फेज 1 है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है मेरी यहाँ पे? एक्टिव। मुझे एक्टिवली अपडेट चेक प्रोसीजर। करना है कि क्या कोई मसला तो नहीं आ रहा। एग्जैक्टली मुझे एक्टिवली चीजों को देखना है यहाँ पे। 7 मार्क्स, CML। बड़ा मजे का सवाल है ये, कस्टमाइज्ड मशीनरी लिमिटेड। इसको देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसने अगर डिस्कस करें कि सिचुएशन के साथ कैसे डील करें, लें जी, बड़ा सियासी जुमला कह के वो निकल गया कि आपने जस्ट डिस्कस करना है कि आप इन हालात वाकयात के साथ कैसे निपटें। योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ कस्टमाइज्ड मशीनरी लिमिटेड। ले जी, आपको ऑडिटर बना दिया CML का, जो कि लिस्टेड कंपनी है। 30 जून का ईयर एंड है। उसके जो एसेट्स हैं वो 3.5 बिलियन के हैं और प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 350 मिलियन का। यहाँ पे चीजें लिखते जाते साथ साथ। क्या क्या कह रहा है? कह रहा है एसेट्स जो कंपनी के हैं वो हैं 3 बिलियन के, और जो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो है 350 मिलियन का। ठीक हो गया, आगे देखते हैं। आगे वो कह रहा है कंपनी हैड बीन अवॉर्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 500 मिलियन इन अप्रैल 2015। कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला था अप्रैल 2015 में, यानी कि ईयर एंड से पहले। ईयर एंड है 30 जून 15, कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है अप्रैल में। और
कॉन्ट्रैक्ट ये था कि तुमने सप्लाई करनी है मुझे स्पेशलाइज्ड मशीनरी पार्ट्स अगस्त में। कॉन्ट्रैक्ट मिला है ईयर एंड से पहले, पूरा होगा ईयर एंड के बाद। अप्रैल में मिला, अगस्त में कंप्लीट होगा, जून मेरा ईयर एंड है। और ये आया है फ्रॉम अ फॉरेन कस्टमर। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी कि 20% का प्रॉफिट उसको मिलेगा इस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे। 20% का क्या मिलेगा प्रॉफिट इस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे। हाउएवर फॉरेन गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है इंपोर्ट के ऊपर, जिसकी वजह से वो ऑर्डर कैंसल हो गया। भाई गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, अब वो ऑर्डर मैं पूरा नहीं कर सकता। जो इन्वेंट्री पड़ी है वेयर हाउस में, अब चूंकि वो कस्टमाइज्ड थी, सिर्फ उसी बंदे के लिए बननी थी, तो मैं किसी और को सोल्ड नहीं कर सकता। उसकी स्टैंप लगी हुई है, उस बंदे के नाम पे बनी हुई है, उसका ट्रेडमार्क लगा हुआ है। और अगर मुझे दूसरों को बेचनी है वो इन्वेंट्री, तो कम से कम 105 मिलियन का खर्चा करना पड़ेगा। अगर मुझे वो इन्वेंट्री दूसरे को बेचनी है तो मुझे 105 मिलियन उस पर खर्चने पड़ेंगे। और नीचे उसने ये बता दिया कि अगर ये ऑर्डर कैंसिल भी होता है तो कंपनी को इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। सारी बातें छोड़ के मुझे ये बताएं, पॉइंट नंबर 3 देने की मेन रीजन क्या है? पॉइंट नंबर 3 में वो क्या बात है जो कि आपके दिमाग में डालना चाह रहे हैं? सर परवेसिव सारी इशू बातें है। एक तरफ, पॉइंट 3 मेरा एक तरफ है। नहीं, पॉइंट 3 में कुछ और बात कर रहे हैं। सवाल की नोयत को समझें। एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है, मेजर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है, मगर उसके कैंसिल होने की वजह से कंपनी पे कोई बताना चाह रहा है दबे दबे अल्फाज में। क्या चीज वो बताना चाह रहा है दबे दबे अल्फाज में? यस, गोइंग कंसर्न। वो ये बताना चाह रहा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बावजूद कंपनी की गोइंग कंसर्न अपनी जगह क्या है, स्टेबल है। कंपनी की गोइंग कंसर्न इज स्टेबल, इसको कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ा, बिल्कुल स्टेबल है। बिल्कुल क्या है, स्टेबल है। अच्छा, हमने इस पूरे सवाल में अभी तक फेस आइडेंटिफाई नहीं किया था। आफ्टर द इशुएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट प्रायर टू द इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब मुझे बताइए मैं किस फेस में खड़ा हूं? ऑडिट रिपोर्ट इशू हो गई है मगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू नहीं हुई, मैं फेज 2 में खड़ा हूँ। मैंने रिपोर्ट बना के मैनेजमेंट के हवाले कर दी थी। असल में वो ये कहना चाह रहा है मैंने इशू कर दी है और अब वो मैनेजमेंट के हाथों में है। दिस इज फेज 2, दिस इज फेज 2 कि मैं इशू कर चुका हूं मगर किसके हाथ में है, मैनेजमेंट के हाथों में है। मेरा मेरे हाथ से तीर निकल चुका है और मैनेजमेंट के हाथ में है। अब जरा इसमें थोड़ी सी अकाउंटिंग को शामिल करते हैं। ये सवाल IS2 के साथ सॉल्व होने वाला है, देखते हैं। भाई फॉरेन कंट्री ने तो लगा दी थी रिस्ट्रिक्शन, क्या ये एडजस्टिंग इवेंट होगा या ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा? पहले ये बताइए, क्या ये एक एडजस्टिंग इवेंट है या ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? जल्दी से बता दीजिएगा, फौरन से फटाफट, एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग? सर एडजस्टिंग है ना सर, पिछले साल से लेट कर रही है। ये एक एडजस्टिंग इवेंट है। बाकियों को क्लियर है कि क्यों है? किसी को डाउट तो नहीं है?
क्या सबको क्लियर है कि ये एक एडजस्टिंग इवेंट है? जी बताइए। डाउट है? डाउट है, ओके, डाउट खत्म करते हैं। गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, लगाई कब है? लगाई कब है? ईयर कब एंड के लगा रही है बाद वो? है? सर, ईयर एंड के बाद लगाई कहाँ लिखा हुआ है? सर। लिखा तो कहीं नहीं, लेकिन अंदाजा ही है। क्यों करूं अंदाजा इस तरह का भाई? कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है ईयर एंड से पहले, कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो डेफिनेटली हम पहले ये चेक करते हैं कि क्या कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं लग सकती, क्या इन दो कंट्रीज के खिलाफ कोई मसले मसाइल तो नहीं चल रहे। अब अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट आए इंडिया से और मैं एक्सेप्ट कर लूं, और अचानक से आपस में ट्रेडिंग बंद हो जाए, तो ये क्या एकदम से हुआ होगा या पहले कोई कंडीशंस वगैरह बिल्ड हुई होंगी, कोई सियासी इख्तलाफात पहले चल रहे होंगे? तो ये कंडीशंस पहले से एग्जिस्ट करती हैं। नॉन एडजस्टिंग क्या होता है? नेचुरल चीज, कोई डिजास्टर हो जाना, आग लग जाना, तूफान आ जाना, जलजला आ जाना, चोरी हो जाना, जिसका कोई खदशा ही ना हो, अंदेशा ही ना हो। मगर इस तरह की एक्टिविटीज का एक क्लियर इंसिडेंट होता है। हमने लॉयर से भी पूछा होगा कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट कर लें, उसने कहा होगा कि सर रुक जाए, मसले चल रहे हैं। आपने कहा नहीं नहीं, हम कर कर लेते हैं, हो जाएगा, खैर है, कर लेते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में याद रखना, अगर एकदम से रिस्ट्रिक्शंस लग जाए तो वो एडजस्टिंग इवेंट होता है। और दूसरी बात ये, आप तो इन्वेंट्री बना के बैठे हुए हैं, आपने इन्वेंट्री तो बना ली हुई है, इसका मतलब है कि आप फुली कमिटेड थे उसको सेल करने के लिए। आप क्या है, फुली कमिटेड। पहले मुझे ये बताओ, फर्क क्लियर हुआ? फिर मैं आगे चलूंगा। यस सर, अब क्लियर हो गए। चलें आगे निकलते हैं। मुझे पता चल गया कि ये एक एडजस्टिंग इवेंट है, मैंने ये बात हजम कर ली। अब मुझे ये देखना है कि अकाउंटिंग की सेंस यहाँ पे मुझे क्या कह रही है, क्योंकि उसने कहानी शुरू की हुई है प्रॉफिट बिफोर टैक्स से और बेंचमार्क से। चल जा भाई। ओके, वो कह रहा है कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी 20% प्रॉफिट। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी 20% का प्रॉफिट, और जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मुझे जरा ये बताइए, मुझे जरा ये बताइए कि उस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस क्या थी? 500 मिलियन। ये 500 मिलियन क्या है, सेल प्राइस होगी या कॉस्ट प्राइस होगी? सेल प्राइस। ये 500 मिलियन सेल प्राइस है या कॉस्ट प्राइस है? सेल प्राइस है ना। बाकियों को क्लियर है कि ये सेल प्राइस है? क्या बाकियों को क्लियर है? कंपनी के लिए क्या होगी? सेल प्राइस, जिसपे वो क्या अर्न कर रहा है, 20% का प्रॉफिट। अच्छा, तो फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू, क्या होता है, मैं भूल गया। प्रॉफिट इज इक्वल टू, सर सेल प्राइस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। चलिए ऐसे कर लेते हैं, सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ले, आपकी बात मान ली, मैं अगर दूसरी तरफ से जा रहा था, मैंने बात आपकी मान ली। सेल प्राइस वो दे रहा है मुझे 500 की, प्रॉफिट की वो मुझे बता रहा है परसेंटेज। क्या ये मार्कअप की तरफ लेके जा रहा है या मुझे मार्जिन की तरफ लेके जा रही कहानी? क्या ये मार्जिन की मार्जिन, ये तरफ। मार्कअप, मार्जिन है, ये मार्जिन है, मार्जिन। ये मार्जिन है।
मार्जिन है, ये मार्जिन है, सर मार्जिन ही है। क्योंकि वो देखो ना 20% कॉन्ट्रैक्ट पे कह रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस की बात कर रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट निकालने के लिए 500 को डिवाइड करना पड़ेगा 1.2 से, ऐसे ही होगा। मैं 500 को डिवाइड करूंगा 1.2 के ऊपर। आंसर क्या आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है बताइए? सर 4167। तकरीबन 417, तकरीबन 417। अच्छा 417, जरा इसका डिफरेंस बताइएगा जिससे मैं अपनी प्रॉफिट की अमाउंट साइड पे निकालूं। 500 माइनस 417 का डिफरेंस बताइए क्या आ रहा है? 83 सर। 83 का मैं प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा था, 83 का प्रॉफिट आई वाज एक्सपेक्टिंग। ओके, नीचे आओ। अब नीचे क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर आपने ये इन्वेंट्री बाहर कहीं बेचनी है, किसी और को बेचनी है, तो उसके लिए आपको ये इन्वेंट्री पहले यूजेबल बनानी पड़ेगी, जिसका 105 मिलियन का खर्चा होगा। IS2 क्या कहता है? लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। IS2 क्या कहता है? लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV। तो कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट कितनी आ रही है मुझे? 417। 417। अच्छा, और NRV कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट जो है, तो कॉस्ट टू सेलिंग सेल प्राइस कितनी है? 500। 500 की। कॉस्ट टू सेल कितना, मतलब अब मुझे मजीद कितना खर्चा करना पड़ेगा? 105। जरा माइनस करो। 395 हो जाएगा। 395 95। यहाँ लिख लेते हैं। लोअर ऑफ, मेरा पेन भी मुझे आज धोखा दे रहा है। लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV। कॉस्ट आ रही है मेरे पास 500 की, और मुझे कंपेयर करना है NRV के साथ। और NRV मेरी निकलेगी, NRV मेरी आएगी, सॉरी कॉस्ट है मेरी 417, 500 नहीं, कॉस्ट है मेरी 417, 417। अच्छा NRV आएगी 500 माइनस 105। क्या आ रहा आंसर आपका, फर्क बताना। 395 सर 395 आ रहा है। 395। डिफरेंस लो दोनों का, 22 है सर। क्या आ रहा है? 22। 22। 22 का फर्क आ रहा है मेरे पास। अब इसको डिवाइड करो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के साथ, इस बेंचमार्क के साथ, 350 मिलियन। आंसर क्या आ रहा है? सर 22 को डिवाइड करना था ना। 22 को डिवाइड करना है 350 से, 6.3%। 0.06। और जब आप डिवाइड करते हो तो आंसर हमेशा परसेंटेज में निकालते हैं बॉस। 6.3%। तकरीबन 6.3 या 6.2 आ रहा होगा आंसर आपका। 6.3 सर। चल 6.3 कर लें, कोई मसला नहीं। 6.3% है, यानी कि ये फिगर 6.3 है किसके? प्रॉफिट बिफोर टैक्स के। तो क्या ये मटेरियल हो रहा है या परवेसिव हो रहा है? मटेरियल। ये सर मटेरियल बन रहा मटेरियल। है, ये मटेरियल बन रहा है। तो उस फिगर को निकालने के लिए मैंने ये सारी वर्किंग की। इसलिए कहते हैं कि कभी कभी स्टैंडर्ड्स ऑडिट के पेपर में काफी हेल्प आउट कर देते हैं। सवाल समझ आया? सर इस क्वेश्चन में सर अकाउंटिंग ज्यादा लगी है। अकाउंटिंग ही है इस सवाल में, है ही अकाउंटिंग और कुछ भी नहीं था। यस उसने सर। उसने पहले तो QM मिक्स की, मार्जिन मार्कअप में फंसाया बच्चों को, फिर उसने IS2 लेकर आया लोअर ऑफ कॉस्ट, और फिर उसने एंड पे
इम्पैक्ट पूछ रहे हैं कि बताइए अब ऑडिट रिपोर्ट में क्या करेंगे आप लोग। तो ये बड़ा मजे का सवाल है, इसको आपने ट्राई करना खुद भी कर लेंगे। अब हो जाएगा। ये वन ऑफ द यस सर। ये वन ऑफ द ट्रिकीस्ट क्वेश्चन है पूरे ऑडिट के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट, सिचुएशन को एवेलुएट करें और क्या बताएं, प्रोसीजर्स। एक्सप्रेस लिमिटेड एक मीडियम साइज एंटिटी है। आफ्टर द इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट, हाँ जी, किस फेज में खड़े हुए हैं? फेज बताइए। 3 सर। फेज 3 में खड़े हुए हैं, यानी कि तीर कमान से निकल चुका है। अच्छा, एक मेजर डेटर क्या हो गया, बैंकरप्ट, और उससे रिकवरी नहीं हो रही। क्या ये उस सवाल का उलट नहीं है जो अभी हम सवाल करके आए हैं पीछे? उसमें क्या था कि फेज 3 में जाके वो पैसा मुझे मिल गया था, यहां पे वो बंदा ही बैंकरप्ट हो गया। तो टेक्निकली ये उस सवाल का इनवर्स है, मगर मजे की बात है प्रोसीजर्स विल रिमेन द सेम। सवाल रटा है, ऊपर वो जो मर्जी कहानी चला दे, मुझे प्रोसीजर्स वही लिखने हैं जो मैंने याद किए हैं, मुझे वही मैप को एक्सप्लेन करना है। वो कर देंगे। सर यहाँ पे गोइंग कंसर्न का भी सर हम कर सकते हैं ना, ये मेजर है। देखो, मेजर है, बिल्कुल है, और उससे रिकवरी भी एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर करना चाहो तो लिख सकते हो, मगर जिम्मेदारी अपनी अपनी है, क्योंकि वो स्पेसिफिक टारगेट कर रहा है 560 पे। आप एक पॉइंट लिख सकते हो सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उसने कोई और बात नहीं की। सिर्फ एक डेटर का बैंकरप्ट हो जाना डजंट मीन कि मेरी एंटिटी खत्म हो गई है, मर गई है। शायद इस तरह के 5-6 और हो। शायद हम लोग इनसे ज्यादा अपने एसेट्स पर डिपेंड करके बैठे हो। तो जिम्मेदारी सही। अपनी अपनी है। मैं रेकमेंड नहीं कर रहा, बट अगर आप खुद को सेटिस्फाई करने के लिए लिखना चाहते हो तो आप ये पॉइंट डाल सकते हो कि चूंकि एक मेजर डेटर हमारा बैंकरप्ट हो गया है, तो एंटिटी को चाहिए कि वो असेस करे कि क्या गोइंग कंसर्न डाउट में तो नहीं जा रही। क्या गोइंग कंसर्न, ये नहीं कहना कि चली गई है। हम मशवरा दे सकते हैं, रेकमेंड कर सकते हैं कि एक दफा चेक करके देख लो कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि गोइंग कंसर्न डाउट पे चली गई हो। तो इस तरीके से प्रेजेंट कर लो। बट ये कहना कि गोइंग कंसर्न डाउट पे ही है, एकदम से आपने अगर उसको चीर फाड़ कर दी है, तो वो एग्जामिनर माइंड करेगा। बात वही होती है, अंदाजे बयां बदल जाते हैं। क्लियर? यस जी, सर। क्लियर हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वो कहते हैं ऑडिटर शुड एक्टिवली लुक, और प्रोसीजर्स बता दें सब्सिक्वेंट इवेंट्स की आइडेंटिफिकेशन के, और वो बात कर रहा है एक्टिवली। तो वो किस फेस की बात कर रहा होगा? 1 की? 1। 1 की। ऊपर आ जाएं तो मेरे पास 2 सवाल है, और ये 2 सवाल तो आप खुद भी कर पाओगे। अब कर लोगे? बतौर होमवर्क दे दूं? मुश्किल नहीं है, बट मैं चाहता हूं अब टक्कर आप भी मारें। तो 2 सवाल वो, और ये सवाल CML वाला, ये आपने करना है। और संडे वाले दिन क्या है, 560 580 का टेस्ट है। 560 और 580 का टेस्ट है, वो तो पता है ना सबको। और कल क्लास नहीं है, मैं टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए टाइम दे रहा हूं। ठीक। और नेक्स्ट वीक में क्या होगा, नेक्स्ट वीक में 705 706 के पास पेपर्स होंगे। हम 3 to 4 डेज बाकायदा उस पर इन्वेस्ट करेंगे। डन? मजा आ रहा है ऑडिट में?
परेशान तो नहीं हो गए ज्यादा? मैंने इसलिए शुरू में कहा था कि रूटीन बना लें डेली का काम डेली करने की, अदरवाइज मसले आएंगे। बट अगर आप डेली काम कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं आएगा फिर आपको। ठीक है जी, तो लेट्स मीट ऑन मंडे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।